अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया इदरीस। माइक मुल्लन को खत किसने लिखवाया और किसने पहुंचवाया, ये एक निहायत अहम सवाल हम आज करेंगे। और फिर सवाल एक और भी है कि पाकिस्तान में फौजी और सिविलियन हुकूमतों के दरमियान में तनाव बार बार कैसे पैदा हो जाता है। और ये सवालात का जवाब देने के लिए वी हैव नन अदर देन द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ। मगर ये खुसूसी इंटरव्यू मैं अकेली नहीं करूंगी, न्यूज़ बीट के व्यूअर्स आज हमारे साथ जनरल साहब से सवाल पूछेंगे जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाइव फ्रॉम दुबई। वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत और हुकूमत की गुलाम गर्दिशों में इस वक्त एक तहलका मचा हुआ है। और ये तहलका मचाया हुआ है सिर्फ एक खत ने, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुबैना खत पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अमरीकी फौज के कमांडर माइक मुलन को लिखा गया था, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हुकूमत को बरतरफ करने की तैयारी कर रही है। अमरीकी ताजिर मंसूर एजाज के मुताबिक उन्हें अमरीका में पाकिस्तान के सफीर हुसैन हक्कानी ने यह खत माइक मुलन तक पहुंचाने के लिए कहा था। इस खत के मामले में अपनी सफाई पेश करने के लिए अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी को अब पाकिस्तान भी बुलवा लिया गया है और पहुंच चुके हैं। और उन्होंने मंसूर एजाज और अपने दरमियान होने वाली बातचीत की तहकीकात के लिए अपना कंप्यूटर और मोबाइल फोन भी फराहम करने की पेशकश कर दी है। जबकि आज उनकी सदर ज़रदारी से एक अहम मुलाकात मुतवक्का थी, जिसमें जनरल कियानी, जनरल शुजा पाशा और वज़ीर आज़म गिलानी भी मौजूद होंगे। ये मुलाकात कब होगी, जैसे ही होगी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। मेमोगेट स्कैंडल ने पहले से शगलात की शिकार पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर दबाव में मजीद इजाफा कर दिया है। फौजी क़यादत और सिविलियन हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात भी कशीदा दिखाई देते हैं। बहुत से लोग इस सूरत हाल को 12 अक्टूबर 1999 वाली सूरत हाल करार दे रहे हैं, जब उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ और वजीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान कारगिल के वाक़े की वजह से सख्त कशीदगी थी। और फिर जो कुछ हुआ वो हमारी तारीख का एक हिस्सा बन चुका है, और जिसे मियां नवाज शरीफ साहब आज तक भुला ही नहीं पाए हैं, जिसकी शायद यही नतीजा है कि जब भी बात की जाए तो वो किसी न किसी तरीके से इस मामले को याद जरूर करते हैं। रावलपिंडी GHQ से लेकर हुकूमत के ऐवानों तक जनरल परवेज मुशर्रफ की कहानियों और दास्तानों के न सिर्फ ऐनी शाहिद हैं बल्कि मुस्तनिफ भी हैं। उन्हीं से हम आज ये पूछेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में फौज और सिविलियन क़यादत के दरमियान कशीदगी की असल वजह क्या होती है। सिर्फ इख्तियारात की रस्साकशी है या कोई और वजूहात है। फौज और हुकूमत के दरमियान क्या इस वक्त मौजूदा तनाव भी मौजूद है, और अगर है तो इस सूरत हाल का अंजाम क्या होगा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में शामिल कई किरदारों से जनरल परवेज मुशर्रफ ज़ाती तौर पर अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए वो मौजूदा सूरत हाल पर बड़े बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, जो दुबई से हमें लाइव ज्वाइन करेंगे। मगर इससे पहले कि हम उनसे बात करें और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि टुडे द लाइव फोन कॉल्स आर ओपन एंड यू और आप खुद सवाल पूछ सकते हैं। और इससे पहले कि मैं जनरल साहब को भी फॉर्मली वेलकम करूँ, हम आपको दिखाते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से एक रिपोर्ट। जनरल परवेज मुशर्रफ अपने आप को एक ऐसा शख्स करार देते थे जो हादसाती तौर पर पाकिस्तान का सरबराह बनने पर मजबूर कर दिए गए थे, मगर बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो बहुत पहले से उसकी तैयारी कर रहे थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 9 साल तक कामयाबी से जोड़ तोड़ और सियासी ताकत आजमाई के खेल में अच्छी महारत का मुजाहरा किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा 9/11 के बाद मगरबी दुनिया के सामने खुद को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक अहम इत्तेहादी की हैसियत से पेश करना था। पाकिस्तान में उस वक्त बहुत से लोगों ने उनकी फौजी बगावत और जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर खुशी भी मनाई थी। मुल्क के आजाद ख्याल, मुतवस्सित और आला तबकों ने उन्हें एक एतदाल पसंद रहनुमा समझा, जिसने इंतहा पसंदों को एक हद से आगे नहीं बढ़ने दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कौम से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें सजा दिलाने का वादा किया था, मगर 9 साल तक मुकदमा चलाने के बावजूद वो कुछ भी साबित ना कर सके। बल्कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिन पर वो बदतरीन करप्शन के इल्जामात लगाते थे, उन्हीं जमातों के अफराद को तोड़कर उन्होंने अपनी हिमायत के लिए मुस्लिम लीग काफ तैयार कर ली। इस पर बहुत से लोगों को उनसे मायूसी हुई, जो उन्हें पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने वाला एक निजात दहिंदा समझ रहे थे। जनरल परवेज मुशर्रफ अपने बड़े सियासी हरीफों मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की जलावतनी की वजह से 8 साल तक तो बहुत आराम और चैन से हुकूमत करते रहे, लेकिन मार्च सन 2007 के बाद उनका सियासी खेल ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गया और उसके बाद उन्हें रुखसत होना पड़ा।
साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ अपने 9 साल दौरे इक़्तिदार में मुतादिद तनाज़ात का शिकार रहे। उनके मुखालिफिन उन पर नवाज शरीफ की मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खात्मे, अफगानिस्तान और कश्मीर पॉलिसी पर यू टर्न लेने, लाल मस्जिद ऑपरेशन, अदलिया की बरतरफी, चीफ जस्टिस की अहलखाना समेत नजरबंदी, बलोच रहनुमा नवाब अकबर बुगटी के कत्ल, बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के इल्जामात लगाते हैं। मगर उनके हामी उनके दौरे हुकूमत में मीडिया को मिलने वाली आज़ादी, टेलीकॉम सेक्टर में बेइंतहा तरक्की, भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान में होने वाले माशी खुशहाली का जिक्र करते हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 23 मार्च 2012 को वतन वापसी का ऐलान कर चुके हैं। क्या वो वतन वापस आएंगे? क्या वो पाकिस्तानी सियासत में कोई अहम किरदार अदा कर सकेंगे? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। And a very warm welcome to former President of Pakistan, General Pervez Musharraf. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब, पहला सवाल अभी मुल्क के हालात के हवाले से ही है। इस वक्त जो सूरत हाल है, कुछ एनालिस्ट का ख्याल है कि 12 अक्टूबर की याद ताज़ा हो गई। क्या आप इस वक्त के वाक़यात को उनसे मिला सकते हैं? जी हाँ, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हर 10-12 साल में यही होता रहा है हिस्टोरिकली। हर 10-12 साल में, तो आप समझ रहे हैं इस वक्त जो मामलात हैं वो शायद माजी की एक बाज़गश्त नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो इस वजह से एक टर्बुलेंस शुरू होती है। एक मुल्क के लिहाज से एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ लोग फौज की तरफ भागते हैं, GHQ की तरफ भागते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं कि वो टेक ओवर करें पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो यस, इस वक्त भी कुछ सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत ख़राब हुई हुई है। तो एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने कहा कि लोग फोर्स करते हैं। आपको किसी ने फोर्स किया था? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ फोर्स तो कोई नहीं करते, आते हैं, कहते हैं वो कब आप कुछ बेहतरी लाएंगे, जब पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये मुझे भी कह रहे थे 99 में। बिल्कुल, मुझे एक लोग आते थे, मर्द और ख़वातीन, कि आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए फिर ही आप कुछ करेंगे। ये मुझे आकर कह रहे होते थे बहुत से लोग। लेकिन जाहिर है वो डिसीजन तो एक आदमी खुद लेता है, फोर्स तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान का सवाल आता है, ये छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत ऊंची बातें हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की, जब मैं लोगों को कहता, जब मैं PMA से निकला हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे जब मैंने ओथ उठाया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका ओथ ये था कि मैं पाकिस्तान स्टेट को मैं बचाऊंगा। आई विल गो बाय लैंड, एयर और सी, इवन टू द पेरिल ऑफ माई लाइफ, टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, द स्टेट ऑफ विच दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट। तो देयरफॉर जब मुल्क ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? एक कागज होगा। मुल्क है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मुल्क को बचाना है। तो ये प्रॉब्लम हमें, ये हमेशा एक डायलेमा रहता है पाकिस्तान में कि मुल्क को बचाया जाए ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन कोई मतलब हो उसका। तो मुल्क को बचाना हमेशा, फौज को फिर समहाउ, पाकिस्तान में फौजी एक ऐसा इदारा है जो ऑर्गेनाइज्ड है, तो लोग भागते हैं फौज की तरफ। तो एक बात, क्योंकि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात आपके पास आते थे और कहते थे कि क्या मुल्क को ख़त्म होने के बाद आप कोई एक्शन लेंगे। ये कौन से मर्द और हजरात थे? मर्द हजरात और ख़वातीन हजरात थी? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नामों में नहीं पढ़ते हैं, खामखा में फिर शुरू हो जाता है कुरेदना और ये खुद हज़ार बातें शुरू हो जाती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है पुरानी बातों में घुसने की। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर दफ़ा हुआ है, ये कोई एक दफ़ा नहीं। 99 से मैं अगर 88 से 99 तक, 88 से 99 लिया जाए, जबकि 2 दफ़ा हुकूमतें पीपल्स पार्टी की और 2 दफ़ा PMLN की हुई हैं, तो हर चीफ के पास लोग जाते थे। मुझे मालूम है, हर चीफ के पास लोग आते थे कि भाई करें, पाकिस्तान को बचाएं, ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है, पाकिस्तान एक फेल्ड और डिफॉल्टेड स्टेट हो रहा है, कुछ करें। तो ये हर चीफ के साथ हुआ है और हिस्टोरिकली 50s से यही हो रहा है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, हमें एक इसका डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल आंसर निकालना है। और मुझे उम्मीद है कि ये अब आने वाले इलेक्शंस हैं, इनमें एक इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन हमें मिले, ताकि जो
इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबल हो, डेमोक्रेटिक सस्टेनेबल हो और वो परफॉर्म करे यानी अवाम के लिए, अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की करे, वो सिर्फ पॉलिटिक्स ना करे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये भी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, लोग समझते नहीं है एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अवाम की खुशहाली और मुल्क की तरक्की। ना मैंने 100 दफा ये बताया है कि किसी को अगर आपने जज करना है, किसी लीडर को, कोई पैमाना आपके पास होना चाहिए। खामखा में छोटी मोटी बातों पे नहीं कहना चाहिए भाई ये बेकार है, एक इंसिडेंट गलत हो गया तो ये बेकार है। 9 साल गुजरे हैं, उसमें आप देखें कि अवाम खुशहाली हुई है या नहीं हुई है, मुल्क की तरक्की हुई है या नहीं हुई है, और इसके पैरामीटर समझें आप। तो जनरल साहब, आपने जैसे अभी कहा कि मुख्तलिफ मौके में लोग आते रहे, ये वाले जो लोग आते हैं ये वो फोर्सेस भी हो सकती हैं जिनके बारे में बार बार कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में एक सियासी सेटअप को पनपने देना ही नहीं चाहती, एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं। तो कौन तयन करेगा कि ये कौन लोग हैं जो आके मशवरे देते हैं? और दूसरा इसी से रिलेटेड सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इस वक्त भी जनरल कियानी को कोई इस किस्म के मशवरे दे रहा है? नहीं, देखें, ये वो कहते हैं ना कि इसके बाद जो आपने पहली बात की है कि लोग जो सेटल नहीं होने देना चाहते हैं, मैं दोबारा आपसे कहूँगा, मैंने कहा था देखें मुल्क है तो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ना। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान नीचे जा रहा है तो ये जो अगर कोई राय इस किस्म की दे रहा है वो बिल्कुल उसको हक पहुँचता है। हर पाकिस्तानी आज परेशान है, घबराया हुआ है, मायूस है, भाग रहा है, पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहा है, तो क्या उसको हक नहीं पहुंचता कि वो डिमांड करे कि पाकिस्तान को बचाओ? तो ये हक पहुंचता है लोगों को। तो उस वक्त जो मैं कह रहा हूं कि आप जो कह रही हैं कि जी डेमोक्रेसी को चलने नहीं देते हैं, डेमोक्रेसी की बात नहीं है, सवाल मुल्क की बात है। मुल्क चलेगा तो डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी को हमने चाटना है, अगर मुल्क ही नहीं रहा तो मुल्क को चलाना है हमने। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुल्क चलाते नहीं है तो लोग फिर भागते हैं, उनको हक पहुंचता है कि वो कहें कि मुल्क को बचाओ। दूसरी चीज अभी आप कह रही हैं कि क्या के पास जा रहे हैं या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैं तो बाहर बैठा हुआ हूँ, मेरे ख्याल में जा रहे होंगे, मेरे लोग जा रहे होंगे, क्योंकि मैं हिस्टोरिकली जानता हूँ पहले हमेशा फौज के पास, GHQ के पास भागते हैं कि बचाओ, मुल्क को बचाओ। तो आपको आपके एस्टिमेट में, क्योंकि आपने काम किया हुआ है जनरल कियानी के साथ, वो कानों के पक्के हैं या कच्चे हैं? नहीं, ये ऐसे कमेंट्स में, पर्सनल लेवल के कमेंट्स मैं नहीं देना चाहूँगा, मुझे मालूम नहीं है। एक प्रोफेशनल हैं, फौज में बहुत जांच पड़ताल करके ऊपर प्रमोशंस होती हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि जो इस लेवल पे पहुँचता है उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ नेशनल होने चाहिए। दैट इज़ व्हाट उम्मीद रखता है आदमी हर उस फौजी जनरल से जो इस लेवल पे आए। जनरल साहब, आपने कहा कि एक लेवल तक आना होता है, उम्मीद होती है, मगर अभी जो आपने पूरा अपना सुनाया, जो अपनी रीजनिंग बताई, अपना मौक़िफ़ बताया, कल ही आपने सुना होगा जो कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे में खिताब करते हुए जो आपके हवाले से बातें की, वो बिल्कुल अलग मौक़िफ़ देते हुए इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने आपके हवाले से भी बातें की। हम चाहते हैं कि आप जरा एक दफा सुन लीजिए उसमें से कुछ पॉइंट्स। कड़ियां लगाकर जहाज की सीट से बांध दिया गया, 7 घंटे वो इस्लामाबाद से कराची पहुंचा पंखों वाला जहाज, मुझे वो भी माफ करता हूं। और 14 महीने काल कोठरी में रखा गया, पहले 3 महीने मुझे सूरज देखने को नहीं मिला, दिन की रोशनी देखने को नहीं मिली, मैं वो भी माफ करता हूं, नवाज शरीफ वो भी माफ करता है।